चलिए नमस्कार सभी को, साध्य पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग है ना डेली शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से संबंधित जो साइंस वाला सेक्शन है जी, है ना, जहाँ पे बायो के सवाल हम लोग रोज कर रहे हैं। तो पहले लास्ट सैटरडे और उसके बाद मंडे, तो सैटरडे और मंडे दोनों ही दिन हम लोगों ने बायो के सवाल किए हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर PYQ किए हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं लास्ट में जो सजीवों के लक्षण है वो वाला टॉपिक हो गया है। सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित हम लोग सवाल देख रहे थे और आज उसी का हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। तो सजीवों के लक्षण का है पार्ट 2। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए तो आप लोग के लिए कुछ जानकारी है, और जानकारी क्या है? तो जानकारी है भैया साध्य पीएससी एकेडमी का गुरु ज्ञान पर्व। और जैसा कि आपको पता है ना, और भी जानकारी मिला ही होगा कि साध्य पीएससी एकेडमी में गुरु ज्ञान पर्व के तहत सभी कोर्सेज पर 90% की छूट दिया जा रहा है, जो कि साल का अंतिम ऑफर है, जो कि साल का अंतिम ऑफर है। और आज है 9 दिसंबर, आज डेट देखने को मिल रहा है आपको 9 दिसंबर। ओके, गुड इवनिंग सर जी। ओके, गुड इवनिंग। आज 9 दिसंबर है और ये भैया लास्ट है ना। तो आप लोग बिल्कुल इस लाभ, है ना, इस अवसर का लाभ उठाइए। और इस प्रकार की अगर छूट मिल रही है आपको, देखिए सारे ई बुक्स पर भी देखने को मिल रहा है यार। आपको देखो इतने सारे ई बुक देखने को मिल रहा है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, संविधान, जनजाति, भूगोल, पंचायती राज, सभी पर आपको 90% की छूट दी जाएगी। ओके चलिए, तो उसी वर्गीकरण वाले सेगमेंट को आपको कंप्लीट करते हुए, है ना, आगे हमको थोड़ा सा बढ़ते हुए जाना है और कंप्लीट करेंगे दोस्त। तो चलिए पहला सवाल देखने को मिल रहा है आपको, और पहला सवाल है कैरोलस लिनियस भैया के नाम का, कि कैरोलस लिनियस जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति से संबंधित कथन पर विचार करिए। तो कैरोलस लिनियस जो है वह द्विनामकरण पद्धति दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या बोल रहा है कि द्विनामकरण पद्धति में पहला नाम जीव का वंश होता है और दूसरा नाम जीव का जाति होता है। पहले वंश, उसके बाद जाति। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों ही कथन सही है या दोनों कथन गलत है? गुड इवनिंग। ओके प्रतिमा यादव, तो क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन क्या है? सही है। दोनों ही कथन क्या है? सही है भैया, दोनों ही कथन सही है। पहला वंश होता है, उसके बाद जाति देखने को आपको मिलेगी। तो पहले होता है किंगडम, ठीक, पहले क्या होता है? किंगडम, कल देखे हैं हम लोग। और किंगडम के बाद देखने को मिलता है अपने को फाइलम, ठीक, और फाइलम के बाद क्या देखने को मिलता है? क्लास, और क्लास के बाद देखने को मिलता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद देखने को मिलता है अपने को फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। तो जैसे मानव का पूछ ले आपको, तो किंगडम है हमारा एनिमल, ठीक है, ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमल है। फाइलम क्या है? तो फाइलम देखने को मिलेगा अपने को कॉर्डेटा। क्लास क्या है जी? तो क्लास है हमारा एनिमेलियम, ठीक, एनिमेलिया है हमारा क्लास। ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको प्राइमेट्स, ठीक है, मानव का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। और फैमिली देखने को मिलेगा आपको होमोनिडाई, ठीक, होमोनिडाई। और जीनस देखने को मिलेगा आपको होमो, ठीक है, और स्पीशीज देखने को मिलेगा आपको सैपियंस। तो इस प्रकार होमोसेपियंस देखने को मिलता है। ओके, पहला का सी, जी बिल्कुल सही बात है, पहला का सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, और नेक्स्ट सवाल है जीवों के साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम को सुमेलित करिए। तो ये सवाल आपको बार बार पूछा जा रहा है कि ओके प्रतिमा यादव, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, दोनों सही है। ओके, गुड इवनिंग। तो इस प्रकार के सवाल पूछा जा रहा है। तेंदुआ है, गाय है, शेर है और बाघ है। इधर थोड़ा नाम खतरनाक हो गया है ना, इसको देख लेते हैं। तो एक तो देखने को मिलेगा आपको पैंथेरा लियो, ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? पैंथेरा लियो। दूसरा ऑप्शन है पैंथेरा पार्डस, ठीक, पैंथेरा पार्डस। तीसरा ऑप्शन है बॉस इंडिकस, ठीक, ये ठीक है, बॉस इंडिकस। और चौथा ऑप्शन है ये पैंथेरा टिग्रिस,
पैंथेरा टिग्रिस। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा। तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सवाल बन जाएगा दोस्त। तो बाघ को बोलते हैं टाइगर और इसमें क्या है टाइग्रिस। समझ में आ रहा है कैसे सवाल करना है सवाल को। तो बाघ को बोलते हैं टाइगर और इसमें क्या है टाइग्रिस। जब तुम लोग राशि दिखाने जाते हो, कन्या राशि है, तुला राशि है, ये राशि है, वो राशि करके, तो एक राशि होता है लियो और लियो मतलब क्या सिंह और सिंह का मतलब शेर। ठीक, तो क्या हो जाएगा शेर का लियो है ना। तो 3 का आना चाहिए 1, 3 का आना चाहिए क्या आ। देखो ये 3 का आ है, इसमें भी 3 का आ है। चौथा का क्या आना चाहिए द आना चाहिए भैया, चौथा का द आना चाहिए, इसमें चौथा का द है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला का बा आएगा, इसका मतलब तो तेंदुआ को क्या बोलते हैं पैंथर पार्डस। पूछा हुआ सवाल है पैंथेरा पार्डस, पूछा हुआ सवाल है पैंथेरा पार्डस। बार बार बोल रहा हूं, सबको याद रखना है अच्छे से। एक ही अलग है गाय, बाओस इंडिकस। नेक्स्ट सवाल है ना, कमलों के साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम जो है सुमिलित करना है। ये कमलो नहीं है भैया, जो भी हो यहाँ पे कुछ हम लोग फसल है ना, कमलो नहीं है फसलों है। ओके कमलो हो गया है फसलों। तो फसलों के साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम बताना है जी आपको। चलिए काई पोछ ऑसम गुड स्प्रिक ट्रिक वेरी ओके। चलिए प्रतिमा ऐसे ही पढ़ना है भैया, ठीक है। जगत संग वर्ग ओके ओके ओके, ऐसे ही पढ़ना है याद है ना, रटना नहीं है एकदम से झूल झूल के रट रहे हो, खत्म हो जाओगे है ना, याद नहीं होगा। तो ये क्या है सरसों है, मटर है, गेहूं है और धान है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ओरिजा सटाइवा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिक और पाइसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता है तो सरसों तो पता है दोस्त, और सरसों किस में आएगा तो सरसों आएगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। पहला का आना चाहिए सा, तो पहला का क्या है सा, 2 है। उसके बाद क्या है मटर, उसके बाद धान, गेहूं, उसके बाद धान। तो मटर का पता है आपको पाइसम सटाइवम, तो क्या आना चाहिए स के बाद द, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो तीसरा का क्या आ जाएगा गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम और धान का ओराइजा सटाइवा। तो इस प्रकार आपको चीजों को याद करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है दोस्त। इस प्रकार के सवाल अभी आ रहे हैं, अभी अल्फा अल्फा करके पूछा गया था है ना, याद आ रहा है आपको। जस्ट जो एग्जाम हुआ था अभी अमन पटवारी का, उसमें अल्फा अल्फा पूछा गया था जो कि खाद्य पदार्थ से संबंधित है। मदर ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं अल्फा अल्फा को, सभी सब्जियों या खाद्य पदार्थों का जनक है अल्फा अल्फा। नेक्स्ट, मोनेरा जगत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्त। क्या बोल रहा है कथन कि मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव को शामिल किया गया है। कथन 2, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोनेरा जगत अंतर्गत जीवाणु को शामिल किया गया है, बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है बैक्टीरिया को शामिल किया गया है। बताना क्या है, गलत कथन बताना है। और गलत कथन क्या हो जाएगा, पहला दूसरा, पहला और तीसरा या पहला और दूसरा। तो गलत कथन क्या है, गलत कथन है हमारे पास, गलत कथन क्या है जी, तो मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु को, ये तो बिल्कुल सही बात है। और मोनेरा जगत के जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि मोनेरा जगत के जीव जो है प्रोकैरियोटिक है, शुरुआत के जीव हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब एकदम शुरुआत के जीव, कहां से खुद ही एक कोशिकी है, कोई केंद्रक वेंद्रक नहीं है। जब भी अनुवांशिक पदार्थ है पूरा कोशिका में फैला हुआ है, तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा, सही बात है। लेकिन देखो मोनेरा जगत एक कोशिका तो ठीक है, लेकिन बहुकोशिकीय वाला बात क्या है गलत। तो क्या हो जाएगा केवल एक, पहला कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्त। ओके, ग्रास होता है, ठीक है 3, ओके 3 का ए। चौथा का बताइए, तो चौथा का भी क्या हो जाएगा, चौथा का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी गुड प्रतिमा यादव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है। बताइए, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है। क्या सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना होता है। तो क्या आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन, काइटिन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो किससे मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ठीक, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है पेप्टिडोग्लाइकेन। सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है एल्गी, ठीक है, एक याद रखना है आपको एल्गी, ठीक है, और एक याद रखना है आपको पादप। ठीक, तो पादप का कोशिका भित्ति जो है किससे मिलकर बना होता है, तो सेलुलोज का मिलकर बना होता है। काइटिन, काइटिन में याद रखना है आपको
कवक, कवक का कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है, तो है ना काइटिन से मिलकर बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की कोशिका भित्ति जो है किसमें पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट करेंगे दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीवाणु में पाए जाने वाली संरचना कशाभिकाएं, ये क्या है, कशाभिकाएं जीवाणु में किस कार्य में मदद करती है बताइए। जीवाणु में जो फ्लैजिला पाया जाता है वो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में या डाइजेशन में, पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में या संचलन में। क्या हो जाएगा, कवक का काइटिन। ओके, तो संचलन में, मूवमेंट में हेल्प करता है क्या, फ्लैजिला। नेक्स्ट सवाल देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु जीवाणु है बताइए। राइजोबियम है ना, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, मेगाथीरियम या स्यूडोमोनास। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने वाला जीवाणु है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने वाला जीवाणु है राइजोबियम, जो कि नोड्यूल्स में पाया जाता है ना, दालों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है जी। छठवां का ए, सातवां का भी ए। लैक्टोबैसिलस पता है आपको, दही जमाने का काम करता है दूध से। मेगाथीरियम और स्यूडोमोनास। नेक्स्ट सवाल देखिए, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया है, जो कि एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। उसके संबंध में अपने को कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और विचार कैसे करना है कि माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म होता है, सरल होता है, आत्म प्रतिलिपिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, करने वाला क्या है, एक जीवाणु है बोल रहा है। माइकोप्लाज्मा को जीवाणु, ठीक, माइकोप्लाज्मा को जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ऐसा करके बताया जा रहा है। तो बताओ कौन सा कथन जो है इसमें सही है ना। क्या करना है अपने को, सॉरी, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्त, हमको इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। देखो कीवर्ड को हाईलाइट करना है जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो, और गलत कथन का चुनाव करना है, केवल पहला कथन, केवल दूसरा कथन, केवल तीसरा कथन या पहला और दूसरा कथन। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति बहुत क्या होती है, मजबूत होती है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है वह किसके अंतर्गत आता है, बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। और बैक्टीरिया आएगा मुनेरा में, और मुनेरा जगत में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। ऐसा करके याद रखना है यार आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नील हरित शैवाल के संबंध में गलत कथन का चुनाव करिए। नील हरित शैवाल, ब्लू है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताना है जी आपको। क्या बोल रहा है, नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नील हरित शैवाल को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए। तो गलत कथन का चुनाव करना है, और गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल को प्रोटिस्टा नहीं मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें क्लोरोफिल है, इसका मतलब स्वपोषी हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जीव जगत के वर्गीकरण में अमीबा पैरामीशियम को किस जगत के अंतर्गत रखा गया है बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या पादप। चलिए ओके, सी प्रतिमा यादव, सुषमा, ठीक, गायत्री गायकवाड़, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, 9वां का डी। चलिए 10वां बताइए जी, जीव जगत के वर्गीकरण में अमीबा पैरामीशियम को किस जगत में रखा गया है। तो अमीबा पैरामीशियम को रखा गया है कहां पे, अमीबा पैरामीशियम को रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में देखने को अपने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के बारे में अभी भी हम लोग बहुत ज्यादा नियम कानून बना नहीं पाए हैं। ऐसा सवाल आता है कि कौन से जगत के जीवों का बहुत ज्यादा जो है वह नियम कानून में बांधा नहीं गया है, तो क्या है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ईस्ट और मोल्ड मतलब मशरूम किस सूक्ष्म जीव में शामिल है। मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जगत या पादप। बताइए, मशरूम हो गए, मशरूम खाते हो नहीं, बहुत ज्यादा पौष्टिक एकदम टेस्टी वाला, तो वही मशरूम है ना। अब तो पेरा फुटू कहाँ मिली, अब तो ये आर्टिफिशियल वाला क्या बोलते हैं जी, इधर बनाने वाला बटन मशरूम, छाता वाला मशरूम, 40 रुपया पाओ, 50 रुपये पाओ। मुनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत या पादप जगत। तो क्या देखने को मिलेगा, कवक जगत देखने को मिलेगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट, चलिए फिर से आप लोग के लिए जानकारी है, और जानकारी ये है कि साध्य पीएससी एकेडमी में शिक्षक भर्ती से संबंधित वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 नवीन संस्करण 2025-26 रिलेटेड नया बैच जो है लॉन्च किया जा रहा है, जो कि लॉन्च किया गया है कब, 1 दिसंबर से। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के बेस्ट एकेडमी साध्य पीएससी एकेडमी के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा टीचर भर्ती की तैयारी करना
करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है, लाइकेन और माइकोराइजा किस प्रकार के कवक हैं? बताइए जी, लाइकेन और माइकोराइजा जो है वह किस प्रकार के कवक हैं? सहजीवी कवक हैं, परजीवी कवक हैं, मृतोपजीवी कवक हैं या इनमें से कोई नहीं? तो लाइकेन सबको पता है कैसे कवक हैं, सहजीवी कवक हैं। और सहजीवी कैसे कैसे? तो एक तो देखने को मिलेगा लाइकेन में कवक, है ना, और एक क्या देखने को मिलेगा, एल्गी। और एल्गी को और क्या बोलते हैं जी? चलिए मैं एल्गी लिख दे रहा हूं, है ना, इंग्लिश हिंदी नाम बताइए इसका, एल्गी। शीख शैवाल बोलते हैं इसको, है ना, इसको क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। तो शैवाल और कवक से क्या बनता है? ये लाइकेन बनता है। याद रखना है, जहां पे लाइकेन ज्यादा होता है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, वहां से लाइकेन जो है गायब हो जाते हैं। ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, ये जो है वह वायु प्रदूषण का क्या होता है? सूचक होता है दोस्त। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो याद रखना है लाइकेन। नेक्स्ट सवाल देखिए, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन प्रतिजैविक किससे प्राप्त करते हैं? कवक, शैवाल, बैक्टीरिया या विषाणु? बताइए किससे प्राप्त करते हैं जी? किससे प्राप्त करते हैं? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या नियोमाइसिन, है ना। एंटीबायोटिक पता ही होगा आपको, पेनिसिलिन याद आ रहा है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पढ़े होगे। तो क्या आ जाएगा? कवक, है ना, कवकों से, फंजाई से प्राप्त किया जाता है क्या? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, लाइकेन किस प्रकार का प्रदूषण का सूचक है? अभी बताया आपको, लाइकेन जो है वह किस प्रकार के प्रदूषण का क्या है? सूचक है। चलिए पानी पी लेता हूं मैं, तब तक बताइए आप लोग। चलिए बताइए सब लोग, कमेंट करिए, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है जी? तो किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है। और वायु प्रदूषण में क्या है? तो वायु प्रदूषण में जब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड तो ये खत्म हो जाएगा भैया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पादप जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है? जड़, तना, पत्ता में विभाजित नहीं होता है। देख के समझ में ही नहीं आ रहा है क्या जड़ है, क्या तना है, क्या पत्ती है, तो उसको क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक वो पौधे जिसमें फूल नहीं लगते हैं, एक वो पौधे जिसमें फूल लगते हैं। तो जिसमें फूल नहीं लगते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, जिसमें फूल लगते हैं उसको बोलते हैं फेंड्रोगेम्स। और फेंड्रोगेम्स को भी दो भागों में बांटा गया है और क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा वो है जिसमें जड़, तना, पत्ती हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसमें पत्ती और तना समझ में आए लेकिन जड़ समझ में नहीं आता है उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। जिसमें तीनों समझ में आए उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। याद रखना है, ब्रायोफाइटा को जो है वह पादप जगत का उभयचर और टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्त, शैवाल के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। अब गलत कथन का चुनाव करना है, क्या बोल रहा है? नीलहरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने में किया जाता है। नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नॉस्टॉक, एनाबिना आदि शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बताइए कौन कौन सा? इसमें थोड़ा सा ऑप्शन दिक्कत हो गया है ना। सभी सवाल, सभी ऑप्शन जो है क्या है? सही है भैया। सवाल का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। भोजन, सवाल का संग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा दिक्कत हो गया है इसमें। वो वाला ये है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी कथन सही है। ये वाला सभी कथन क्या है? सही है। इसमें देख लीजिए सवाल है, ये क्या बोल रहा है? कथनों पर विचार करना है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या शैवाल का अध्ययन? शैवाल भोजन का संग्रहण मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या बताना है इसमें? गलत कथन बताना है जी। इसमें क्या बताना है? इसमें गलत कथन बताना है। बताओ गलत कथन क्या हो जाएगा? सवाल का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है क्या? नहीं, सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। वेरी गुड, है ना। माइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है?
तो माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। और सवाल जो है भोजन को स्टार्च के रूप में, तो कवक किसके रूप में संग्रहित करते हैं जी, ग्लाइकोजन, ठीक, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित करते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं, कवक विषमपोषी होते हैं। सवाल में पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसका हो गया, पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? अभी बताया हूं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। 16, ऑल राइट, रॉन्ग पूछ रहा है सर जी, क्वेश्चन में रॉन्ग पूछ रहा है। अच्छा, कौन सा, यहाँ कौन सा गलत है यार? तो ये पहला वाला केवल एक है ना, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सवाल के संबंध में कथन बताइए। ये सवाल के संबंध में कथन बताइए। हाँ ठीक है भाई, ये पहला केवल ये, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा को? अभी बताया फाइकोलॉजी 12 का रॉन्ग। ओके चलिए, क्या बोल रहा है कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? अभी बताया पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। और उभयचर मतलब क्या है? जो जल में भी है और जो थल में भी है। वैसे ही टेरिडोफाइटा को याद रखना है, पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। और सरीसृप वो है जिसमें डेवलप होने के लिए अनुकूलन तो बहुत है लेकिन डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मत्स्य वर्ग देखोगे, मत्स्य के बाद उभयचर, उभयचर के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद एविज और एविज के बाद मैमल। तो बीच का है क्या? सरीसृप, उसके बाद दो है, उसके पहले भी दो है। वैसे ही टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा के पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा के बाद में देखने को मिलेगा आपको एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म और एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पहले है, एंजियोस्पर्म बाद में है। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, साइकस, रिक्सिया या मार्केंसिया? किसको जो है वह जीवित जीवाश्म के नाम से हम लोग जानते हैं? क्या बोलेंगे जी? जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म कहा जाता है साइकस को। क्यों? क्योंकि यह बहुत पहले से जिस प्रकार का है उसी प्रकार का आज भी मिलता है। कोई भी इसमें अनुकूलन के कारण डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है ये। तो क्या बोल रहे हैं इसको? जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट देखिए, साबूदाना के निर्माण में किस पौधे के तने से है ना स्टार्च मंड प्राप्त किया जाता है? बताइए, साबूदाना का निर्माण किस पौधे के तने से प्राप्त मंड से किया जाता है? बताइए, साइकस, पाइनस और सिलेजिनेला। क्या हो जाएगा? तो इसमें भी क्या याद रखना है आपको? साइकस। साइकस के ही पौधे से जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, साबूदाना। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ उपजगत किस जगत से संबंधित है? बताइए, मुनेरा जंतु जगत, कवक जगत या पादप जगत? है ना, क्या बोल रहा है? प्रोटोजोआ उपजगत देखने को मिलेगा। तो प्रोटो जगत है ना, प्रोटोजोआ उपजगत देखने को मिलेगा जंतु में। जंतु में दो होता है दोस्त, एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। तो एक देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ, एक देखने को मेटाजोआ। बार बार बोल रहा हूं, जब भी बायो में प्रो शब्द आया मतलब बात समझ जाना शुरुआत की हो रही है। तो शुरुआत वाले जीव प्रोटोजोआ और उसके बाद जो जीव आए वो क्या हो जाएगा? मेटाजोआ। छिद्रयुक्त जीव किस संघ के प्रमुख लक्षण है? बताइए, छिद्रयुक्त जीव जो है वह किसकी बॉडी में छिद्र पाया जाता है? तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस या निमेटोडा। क्या देखने को मिलेगा? तो पोरीफेरा में जो है वह संघ में देखने को मिलेगा अपने को छिद्रयुक्त शरीर। और ये सिलेंट्रेटा में हमको देखने को मिलेगा कांटेदार कोशिका, कांटेदार कोशिका, निमेटोडा और प्लेटीहेलमिन्थिस। ओके नेक्स्ट, निम्न में से किस संघ के जीवों में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है? अभाव होता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो किसमें जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है जी? तो किसमें नहीं पाया जाता है? पोरीफेरा में नहीं पाया जाता है। केवल एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना, केवल एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह, है ना, सही विकल्प का चयन करें। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र समझ रहे हैं? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड जो है नलिकाओं में नहीं बह रहा है, पूरा बॉडी में घूम रहा है ब्लड, तो उसको बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। तो किसमें किसमें देखने को मिलता है? एक तो मिलेगा आर्थ्रोपोडा में और एक मिलेगा मोलस्का में। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा?
1 और 4, इसको अच्छे से याद रखना है, मार्क कर लो एकदम, 3-4 बार ऐसे स्टार लगा लो दोस्त। खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट सवाल देखिए, सरीसृप वर्ग में सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय पाया जाता है, किंतु 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय कहां देखने को मिलेगा? तो जो भी रेप्टाइल वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, उसमें नॉर्मली 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिलेगा, लेकिन 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें देखने को मिलता है? तो मिलता है केवल और केवल मगरमच्छ में। याद रखना है, मछली में जो है वह डबल चेंबर 2 चेंबर हार्ट देखने को मिलेगा। मछली के बाद है ये सरीसृप में 3 चेंबर, उसके बाद मछली के बाद एम्फीबियन में 3 चेंबर, और ये सरीसृप में भी 3 चेंबर, और सरीसृप में केवल 1, मगरमच्छ में 4, और एविज में 4, और मैमल में भी मैमल में भी 4। न्यूमेटिक हड्डी, न्यूमेटिक का मतलब क्या है? खोखली हड्डी। ठीक, न्यूमेटिक का मतलब क्या है? खोखली हड्डी जो है वह देखने को कहां मिलता है? तो खोखली हड्डी आपको उभयचर में देखने को मिलेगा, सरीसृप में, पक्षी में या स्तनधारी में। तो खाते हो मुर्गी तो देखे हो ना क्या? न्यूमेटिक हड्डी। याद रखना है, न्यूमेटिक हड्डी का मतलब खोखली हड्डी। वहां पे एयर सैक पाया जाता है, वायु कोश पाया जाता है, जो उनको हल्का बनाता है और उड़ने में मदद करता है। याद रखना है पक्षी। नेक्स्ट याद रखना है, लिटमस प्राप्त होता है, बताइए जीवाणु, विषाणु या लाइकेन से? जीवाणु, विषाणु या लाइकेन से? किससे प्राप्त होता है लिटमस? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। और याद रखना है एक शब्द आपको, अनीला या अनीला। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और दूसरा तो फिर समझ ही जाओगे, क्षार जो है लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो अनीला, अनीला करके याद रखना है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। तो क्षार क्या करता है? क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, क्या बोलते हैं जी उसको? नमक युक्त मिट्टी मतलब लवण वाले एरिया में उगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हेलोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सल्यूलेट। क्या बोलेंगे? हेलोफाइट, हेलोफाइट बोलते हैं। कल और कराया था इसको। जीरोफाइट क्या हो जाएगा? मरुभूमि वाला, है ना, जहां पे पानी कम है। नेक्स्ट, मानक जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति जो है किस भाषा में उपयोग किया जाता है? बताइए किस भाषा में उपयोग किया जाता है जी? क्या जाएगा? फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश या ग्रीक? तो बताइए, जब हम लोग लिखते हैं होमोसेपियंस, ऐसा क्या लिखते हैं? होमोसेपियंस जब लिखते हैं तो होमोसेपियंस हम लोग किस भाषा में लिखते हैं? फ्रेंच, लैटिन या स्पेनिश या ग्रीक? तो लिखते हैं लैटिन, थोड़ा सा टेढ़ा करके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या बोल रहा है? चमगादड़ पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल है, मच्छर, तितली आर्थ्रोपोडा वर्ग में संबंधित है। सही कथन का करिए चुनाव। तो बताइए क्या चमगादड़ पक्षी वर्ग का है? कल ही डिस्कस किए थे। नहीं है भैया, चमगादड़ देखने को मिलेगा अपने को कहां? तो चमगादड़ देखने को मिलेगा अपने को स्तनधारी में। ठीक, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है इसमें। और मच्छर, तितली और आर्थ्रोपोडा जो है वह, ये मच्छर और तितली किससे संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से। बिल्कुल सही बात है, आर्थ्रोपोडा मतलब जोड़ीदार पैर। याद रखना है आपको, सबसे बड़ा वर्ग है जी आर्थ्रोपोडा। तो पहला क्या बोल रहा है? सही कथन का चुनाव करिए। तो केवल एक जो है वह क्या हो जाएगा? नहीं, है ना, केवल 2, केवल 2 जो है सही हो जाएगा। पहला तो गलत है, चमगादड़ जो है वह स्तनधारी है। तो इस प्रकार जो है वह हमारे, चलिए और बचा है। अच्छा, और बचा है, देखो क्या बोल रहा है? खंड युक्त शरीर किस संघ का प्रमुख लक्षण है जी? है ना, खंड युक्त शरीर जो है वह किस संघ का प्रमुख लक्षण है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा या पोरीफेरा? तो किसका लक्षण है? एनीलिडा का। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलेगा आपको केचुआ, और देखने को मिलेगा जोंक। नेक्स्ट सवाल देखिए, कथनों पर विचार करना है भैया। और कथनों पर कैसे विचार करना है? तो विचार कर रहा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का प्रमुख लक्षण संयुक्त उपांग है, जोड़ीदार पैर है। सीप, घोंघा, कवड़ी, ऑक्टोपस सभी जलीय जीव मोलस्का संघ में शामिल हैं, जहां पे उनकी, है ना, नरम युक्त जो है त्वचा पाई जाती है। मोलस्का संघ का बाहरी खोल काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा का बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बताइए जी, सही कथन का चुनाव करना है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों को अच्छे से याद रखना है। मोलस्का का बाहरी खोल और याद रखना है आपको आर्थ्रोपोडा का बाहरी खोल। तो क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला सही है, दूसरा सही है ना, दूसरा तीसरा पहला सही है, या 1 2 3 4 सही है। तो आर्थ्रोपोडा संघ जोड़ीदार उपांग सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों क्या है? गलत है। याद रखना है, मोलस्का का जो बाहरी खोल है वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और आर्थ्रोपोडा का जो बाहरी खोल है वो हो जाएगा काइटिन। तो दोनों का एक दूसरा से अलग है दोस्त। ओके, चलिए 32 का क्या बोल रहे हैं सब लोग? 32 का बोल रहे हैं 1 2 3 4, है ना। चलिए पानी पी लेता हूं मैं 1 मिनट।
ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर सही है भैया, है ना, केवल क्या हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, तो संघ कॉर्डेटा के प्रमुख 4 लक्षण में शामिल नहीं है, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, कोम छिद्र या खुला परिसंचरण तंत्र। तो संघ कॉर्डेटा की बात करेंगे मतलब हम लोग, तो क्या हमारे में एकदम ऐसी ऐसी बहते रहता है क्या ब्लड? नहीं भैया, हमारे में बंद संचरण है ना, बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये पृष्ठ रज्जु क्या है? तो ये पृष्ठ रज्जु वही है जो आपके जन्म के समय रीढ़ की हड्डी बनाता है, बाद में डेवलप होके। नेक्स्ट देखिए, शीत रक्त जंतुओं में कोल्ड ब्लडेड एनिमल में शामिल नहीं है। क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल में शामिल नहीं है? उभयचर, मत्स्य, पक्षी और सरीसृप। तो पक्षी जो है वह कोल्ड ब्लड एनिमल नहीं है, सरीसृप है, उभयचर है और मत्स्य है। तो पक्षी कैसा है? तो पक्षी याद रखना है हॉट ब्लड वाला है भैया, गर्म खून वाला है। और इसमें और क्या आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे मैमल, है ना, मैमल मतलब क्या? स्तनधारी। तो स्तनधारी और पक्षी आ जाएंगे हॉट ब्लड, और ये तीनों किस में आ जाएगा? तो ये तीनों आ जाएगा कोल्ड ब्लड में। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए सवाल हो गया है ओवर दोस्त। तो इस प्रकार आज हम लोग वर्गीकरण वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। तो कल हमारी क्लास होगी इसी समय में 6 से 7 कोशिका के बारे में। तो आप लोग सब जुड़िए दोस्त। चलिए धन्यवाद।